मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का, जो लखनऊ से आ रही है। आयकर विभाग की टीम ने लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लखनऊ के रकाबगंज में सुपारी व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर आयकर विभाग ने रेड मारी है। इनकम टैक्स के दर्जनों अफसरों की टीम ने कपड़े और सुपारी के कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी जांच आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि रेड में इस छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद एक बार फिर से आयकर विभाग की टीम एक्टिव है और लखनऊ के रकाबगंज इलाके में सुपारी व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर आयकर विभाग की बड़ी टीम ने छापेमारी की है। कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसे लेकर अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि आखिर वो किस तरह के दस्तावेज हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट है, क्या कुछ बरामद हुआ है इस छापेमारी में। इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़ी रेड है। लखनऊ में आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लखनऊ का रकाबगंज इलाका है, ये देखिए तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुपारी व्यापारी, कपड़ा व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर और दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आयकर विभाग ने रेड मारी है और दर्जनों अफसर इस इनकम टैक्स की रेड में शामिल हैं। बहुत सारी चीजें मिली हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया है, साफ हो पाया कि किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं और क्या कुछ मिला है। हालांकि टाइम्स नाउ भारत की इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सुबह सुबह 6 बजे की सबसे बड़ी खबर यही है कि लखनऊ के रकाबगंज इलाके में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, बड़ी छापेमारी की है। लखनऊ का रकाबगंज इलाका आपकी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां पर कपड़ा व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल, जो कि सुपारी का भी कारोबार करते हैं, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है, बड़ी रेड डाली है और इस रेड में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी जांच आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है, यह क्लियर नहीं हो पाया है कि रेड में क्या कुछ मिला है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुपारी और कपड़ा कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर आयकर विभाग की टीम ने बड़ी रेड को अंजाम दिया है। और इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के बचे उम्मीदवारों के लिए मंथन जारी। आज दिल्ली में बड़ी बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आज लखनऊ में बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, संबित पात्रा कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल, बोले बीजेपी का हिंदुत्व अवसरवादी। संजय राउत का पीएम मोदी पर निशाना, बोले पीएम मोदी को किसानों से डरकर पंजाब से लौटना पड़ा। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने कहा, देश पिछली गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। अमित शाह ने कहा, नेताजी की प्रतिमा से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। नेताजी की मूर्ति को लेकर ममता बनर्जी का हमला, कहा केंद्र सरकार ने हमारे दबाव में मूर्ति लगाने का फैसला किया। कांग्रेस नेता उदित राज का सरकार पर हमला, बोले वोट के लिए होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया, ऐसे ही सरदार पटेल के साथ किया गया था। सीएम योगी का मायावती पर हमला, बोले पहले मंत्रियों के आलीशान बंगले होते थे। मायावती ने कहा, गोरखपुर में बना मठ भी बंगले से कम नहीं। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, ट्वीट कर लिखा, राजकीय संसाधनों का दुरुपयोग, सरकारी विमान से सैंडल मंगवाया गया था। कांग्रेस का मायावती पर हमला, बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है, अब यह बात देश के बच्चे बच्चे को पता लग चुकी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में यूपी सीएम आदित्यनाथ का डोर टू डोर कैंपेन, जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा 2017 से पहले यूपी में बिजली आती नहीं थी क्योंकि चोरों को चांदनी पसंद होती थी। कांग्रेस की पोस्टर गल रही प्रियंका मौर्य ने बीजेपी में शामिल, कहा मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर काम करेंगे।
बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। जितेंद्र वर्मा आगरा के फतेहाबाद से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। बीजेपी के मंत्री नेता पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप। एसपी में शामिल हुआ देश का सबसे लंबा शख्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है 8 फुट 2 इंच के धर्मेंद्र प्रताप का नाम। स्वामी प्रसाद मौर्य की आज कोर्ट में पेशी। 7 साल पुराने केस में मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। भीम आर्मी पार्टी का 30 छोटे दलों के साथ गठबंधन। लखनऊ में सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी का यूपी सरकार पर हमला। कहा यूपी में सीएम योगी की पुलिस हिरासत में मासूम की पीट कर हत्या। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी का ट्वीट। कहा युवाओं का अनादर करना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर प्रियंका का यूपी सरकार पर निशाना। कहा कई जगहों पर विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए, सरकार विद्यार्थियों की परीक्षा देने में मदद करे। लखनऊ में आयकर विभाग का सुपारी व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। सीएम भूपेश बघेल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम आज कैंपेन सॉन्ग और व्हाट्सएप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। यमुनोत्री विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में उठे बगावती सुर। संजय डोभाल लड़ेंगे निर्दलीय। बीजेपी के जगबीर भंडारी भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुस्तफा बोले मैं एफआईआर से डरने वाला नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। कहा किसी भी कीमत पर सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी की 22 कैंडिडेट की लिस्ट। खुद पटियाला शहर से लड़ेंगे चुनाव। मनोज तिवारी आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा। फरवरी के पहले सप्ताह में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई बड़े नेता गोवा में सभाएं करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। पीएम की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर जिले के दौरे पर पहुंचे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सागर में सीएम शिवराज ने आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की। स्थानीय लोगों के साथ बैठकर वाद्य यंत्र बजाए। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे की दबंग गई। चंपारण में कथित तौर पर मारपीट के बाद की हवाई फायरिंग, एक युवक जख्मी। चंपारण में क्रिकेट मैच के दौरान बिहार मंत्री के बेटे द्वारा फायरिंग के बाद हंगामा, कई लोग घायल, 4 गिरफ्तार। आईएएस कैडर रूल्स में संशोधन प्रस्ताव के विरोध में 10 राज्य, कई राज्यों के सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। झारखंड के चाईबासा में अलग राज्य की मांग कर रहे हजारों संख्या में लोगों ने पुलिस में पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े। झारखंड के चाईबासा के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में रखा धान सड़ा। बारिश की बूंदें पड़ने से धान अंकुरित हुआ। अलीगढ़ में अप्रैल के पहले सप्ताह में धर्म संसद होगी। कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। अनिल बैजल आज इंडिया गेट पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गणतंत्र दिवस पर ड्रोन हमले के खतरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट। 2700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अरुणाचल प्रदेश से लापता लड़का चीनी सेना को मिला। पीएलए ने कहा लड़के को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है। तेजपुर के डिफेंस पीआरओ ने यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोविड पॉजिटिव हुए, खुद को होम आइसोलेट कर संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की अपील की। बिना मास्क लगाए अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची साध्वी प्रज्ञा। कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट कर साधा निशाना। कोरोना की तीसरी लहर के पीक करीब, आईआईटी मद्रास ने किया दावा। कहा 6 फरवरी तक आएंगे सबसे ज्यादा केस। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कम होने से कोरोना केस में कमी आई। आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत नहीं। ओमाइक्रॉन वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंचा। इंडियन सार्स-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने इसका दावा किया है। ओमाइक्रॉन आने वाले कुछ हफ्तों में छोटे गांवों तक पहुंच सकता है। आईएमए कोच्चि की स्टडी में दावा किया गया। WHO ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन देने की सिफारिश की। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी। कोरोना के 9,197 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 34 की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,805 नए केस।
कल ओमाइक्रॉन का एक भी केस नहीं मिला। मुंबई में भी कोरोना के आंकड़ों में कमी, बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा केस दर्ज। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,727 नए केस सामने आए, 5 की संक्रमण से मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 755 नए कोविड केस, 2 की संक्रमण से मौत हुई। गुजरात में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 19 की मौत, कोरोना के 16,617 नए केस सामने आए। मेघालय में कोरोना के 318 नए केस सामने आए, अब तक 88,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा, बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,499 नए केस दर्ज किए गए, 7 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30 लोगों की मौत, 5,664 नए केस सामने आए। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोविड के 6,000 से ज्यादा केस मिले, संक्रमण से 36 की मौत। महाराष्ट्र में आज से फिर खुलेंगे स्कूल, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य। वुहान में आज से 2 साल पहले कोरोना वायरस का पता लगा था, वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। ब्रुसेल्स में कोविड वैक्सीन पास को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ निकाली गई रैली। रूस में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, रूसी अधिकारियों ने कहा ओमाइक्रॉन वायरस हावी हो रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 8 लोगों को गिरफ्तार किया, इनसे हथियार जब्त किए गए। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, 2 बदमाश जख्मी। बेंगलुरु में हथियार दिखाकर बैंक में लूट, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। डिब्रूगढ़ के रनिंग गेट एरिया में लगी आग, आसपास की दुकानों को कराया गया बंद। रुड़की में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में मेयर पर मामला दर्ज किया गया है। अलवर में दबंगों का आतंक, युवक को बंधक बनाकर की गई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। धर्मशाला में 4 लोगों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई, बर्फ के बीच 2 लोगों के शव मिले। दिल्ली एयरपोर्ट से लाखों रुपए की हीरोइन जब्त, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। मुंबई के कुर्रा इलाके में मकान की दीवार गिरी, एक व्यक्ति जख्मी। मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ ने टीटी परीक्षा में सॉल्वर बिठाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में हैरान करने वाला वीडियो, शादी में डांस करते करते युवक की बेसुध होकर गिरने के बाद मौत। मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है, बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी। गुलबर्ग में बर्फबारी जारी, सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ी। शिमला में लगातार बर्फबारी का दौर जारी, रेल की पटरियां बर्फ से ढकने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। क्रीमिया में बर्फबारी जारी, कई इलाकों की सड़कें बंद हो गई। कुर्द बलों ने सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई तेज की, चारों तरफ फोर्स तैनात। आईएस से लड़ने के लिए कुर्द सेना सीरिया शहर में तैनात की गई है। और सीरिया में कुर्द सेना की तैनाती की गई है। बुर्किना फासो की राजधानी में गोलीबारी, सरकार की बढ़ती निराशा के बाद तख्ता पलट की तैयारी। यूरोप के बुडापेस्ट हॉस्पिटल में आग लगने से एक युवक की मौत। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने नॉर्वे में हुई बातचीत का विरोध किया, आपसी तालमेल के लिए ओस्लो पहुंचा है तालिबान का प्रतिनिधिमंडल। अरब लीग की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, हौथी हमलों को लेकर चर्चा होगी। कैमरून की राजधानी में नाइट क्लब में आग लगने से धमाका, 17 की मौत। कांगो में बढ़ते अपराध और सुरक्षा को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। बुर्किना फासो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। स्पेन में किसानों का प्रदर्शन जारी, ग्रामीण इलाकों की चिंताओं को उजागर किया।
पाकिस्तान की जेल से 20 भारतीय मछुआरों की रिहाई, आज बाघा बॉर्डर पर इन्हें छोड़ा जाएगा। आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हारा भारत, साउथ अफ्रीका ने 3-0 से सीरीज जीती। जयपुर में 9 फरवरी को होने वाला वनडे कैंसिल, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद बीसीसीआई ने लिया फैसला। अंडर 19 वर्ल्ड कप का रोमांच, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान ने आखिरी लीग में पापुआ न्यू गिनी को हराया। भारत न्यूजीलैंड सीरीज की शुरुआत 9 फरवरी से नेपियर में होगी। टीम इंडिया सीरीज में 1 T20 और 5 वनडे मैच खेलेगी। जियो 1000 शहरों में 5G सर्विस शुरू करेगी भारत के साथ अमेरिका में भी तैनात 5G सॉल्यूशंस टीमें। अगस्त से सिंगल साइन ऑन सर्विस शुरू होगी। एक डिजिटल प्रोफाइल से सबको फायदा मिलेगा। और अब वक्त हो गया 1 मिनट में कुछ और अहम खबरों को देखने का, लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लेकर किस तरह का विवाद है इस रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर रविवार शाम इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद से ही देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम किया गया है। आज आजादी के दशकों बाद उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधारा जा रहा है। मोदी ने कहा, हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद इसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघ का विरोध किया था, आज वोट के खातिर उनका होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। ऐसा ही सरदार पटेल के साथ भी किया गया है। और उधर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी गठबंधन को लेकर तीखे हमले किए हैं। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में समझिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के सहारे सत्ता चाहती थी, लेकिन शिवसेना ने कभी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। उन्होंने कहा कि उनका अभी मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद किए हैं। पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती के मौके पर शिवसैनिकों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा मानना है कि बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए है। इसके साथ साथ ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ सहयोगी के तौर पर 25 साल बर्बाद किए हैं। आपको बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई थी और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बगावती सुर दिखने लगे हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस में बगावती सुर उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बागी होकर संजय डोभाल और बीजेपी से बागी होकर जगबीर भंडारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल ने रविवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान संजय डोभाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार और पूर्व राज्य मंत्री जगबीर भंडारी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं। उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यमुनोत्री के अलावा गंगोली हाट में भी कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। यहाँ भी टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि नारायण राम कांग्रेस की तरफ से 2 बार विधायक रहे हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से गंगोली हाट सीट से खजान गुड्डू मैदान में है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाश और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ है, बदमाश भी घायल हुए हैं। पूरी खबर क्या है 1 मिनट के भीतर देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। घटना रविवार शाम को बरूराज थाना इलाके की है। बदमाश पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी लूटने के इरादे से आए थे। बदमाश बाइक और गाड़ी में सवार होकर लूटपाट करने आए थे।
इसकी भनक लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 3 अपराधियों को गोली लगी। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान करीब 50 राउंड फायर किए गए। पुलिस ने मौके से कुल 8 बदमाशों को उनके हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार 2 अपराधी भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अपराधियों के पास से जब्त मोबाइल की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस फरार बदमाशों की तलाश के लिए अब आसपास मौजूद सीसीटीवी को भी खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से कुल 5 हथियार, 1 गाड़ी और 1 बाइक बरामद की गई है। और मध्य प्रदेश के बैतूल से एक हैरान करने वाली खबर आई। डीजे के धुन पर नाचता एक शख्स अचानक गिरा और उसकी मौत हो गई। क्या थी उसकी मौत की वजह, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में समझिए। मध्य प्रदेश के बैतूल से ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ डांस करते करते एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने चचेरे भाई के रिसेप्शन में डांस करते हुए नीचे गिर गया। उसका अंदाज देख रहे लोगों को लगा कि वो मस्ती कर रहा है। काफी देर तक इसी हालत में रहा तो उठाकर देखा, तब तक वो दम तोड़ चुका था। शाहपुर क्षेत्र के खारी जामुन ढाना में ये घटना शनिवार रात को हुई। 30 साल का अंतलाल उइके अपने चचेरे भाई के रिसेप्शन में आया हुआ था। डीजे की धुन बज रही थी और अंतलाल उस पर नाच रहा था। तभी वो अचानक नीचे गिर गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतलाल की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। और तेज बर्फबारी के चलते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। पूरी खबर 1 मिनट में भी समझिए। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से राजधानी शिमला में बर्फ की चादर जम गई। पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिकारी देवी, कमरूनाग समेत ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। शिमला के अलावा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भी जमकर बर्फबारी हुई। उधर उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल माने जाने वाला ओली पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। पिछले 3 दिनों से ओली में जमकर बर्फबारी हो रही है। एक तरफ जहां बर्फबारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ ओली में पर्यटकों के आने का सिलसिला भी जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ के करीब कई इंच मोटी चादर बिछ गई है। पेड़ पौधे, घर, मकान सब पूरी तरह से बर्फ में ढके हुए हैं। बस्तियों में घरों की जगह सिर्फ सफेद चादर दिखाई दे रही है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। जल्द लौटते हैं, साथ रहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं ओम सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। वक्त सुपर 30 का हो चला है और सुपर 30 में सबसे पहले देखिए कोविड को लेकर राज्यों में किस तरह की स्थितियां हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच ओमाइक्रोन को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। कई महानगरों में ओमाइक्रोन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। केंद्र सरकार की संस्था इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि कोविड का ओमाइक्रोन वेरिएंट देश में अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच गया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई आदमी किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए बिना कोरोना से पॉजिटिव हो जाता है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के केस कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,33,533 नए केस सामने आए हैं और 525 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। भारत में डेली पॉजिटिविटी रेट अब 17.78% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,87,205 हो गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 5.57% हो गया है। दिल्ली में कई दिन बाद कोरोना के नए केस 10,000 के नीचे पहुंचे हैं। 24 घंटे में राजधानी में 9,197 नए केस सामने आए हैं। साथ ही इतने ही वक्त में 34 और लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.32% रह गया है।
वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी दूसरी बार कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होते हैं तो गणतंत्र दिवस समारोह में उनके शामिल होने की संभावना कम नजर आ रही है। कोरोना के प्रकोप के बीच महाराष्ट्र में आज से स्कूल खुल रहे हैं। मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि नियमों के साथ प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 40,805 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान महामारी ने 44 और लोगों की जान ले ली है। राज्य में सक्रिय मामले बढ़कर 2,93,305 हो गए हैं। इधर मुंबई में कोरोना से राहत नजर आ रही है। 24 घंटे में मुंबई में 2,550 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 19,808 हो गए हैं। केरल में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,64,638 हो गई है। राज्य में 24 घंटे में 45,449 नए केस सामने आए हैं। वहीं 38 लोगों की मौत हुई है। उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना से 6,980 नए लोग बीमार हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 36 लोगों की जान गई है। बात अगर पंजाब की करें तो यहाँ पर कोविड के 5,664 नए संक्रमित मिले हैं और 30 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं झारखंड में एक दिन में 8 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक बहुत नजदीक आ गया है और ये दावा किया है IIT मद्रास ने। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी कि 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। महामारी को लेकर की गई स्टडी में ये दावा किया गया है क्योंकि भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की दर बताने वाली R वैल्यू 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो विजेताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले बच्चों को मान्यता के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार इनोवेशन, शैक्षिक उपलब्धियों के 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के लिए भी ये सम्मान दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर रविवार शाम इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद से ही देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम किया गया है। आज आजादी के दशकों बाद उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधारा जा रहा है। मोदी ने कहा, हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला है। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक का पता चल गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने रविवार को बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर युवक लापता हो गया था। उस भारतीय लड़के का पता चला है। चीनी सेना ने भारतीय सेना को इसकी जानकारी भी दे दी है। साथ ही कहा है कि लापता लड़के को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन भारतीय सेना चीनी दावे की पुष्टि कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये लड़का वही है जो लापता बताया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के सहारे सत्ता चाहती थी, लेकिन शिवसेना ने कभी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। उन्होंने कहा कि उनका अभी मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद किए हैं। यूपी में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। सीएम योगी ने कल गाजियाबाद में यूपी की पूर्व सरकारों पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि पहले मंत्रियों के आलीशान बंगले होते थे, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर योगी पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि गोरखपुर में बना मठ भी किसी बंगले से कम नहीं है। बस फिर क्या था, योगी और मायावती सियासी बयानबाजी में आमने सामने आ गए और सीएम योगी के ऑफिस की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि व्यक्तिगत वैभव के लिए राजकीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी विमान से सैंडल भी मंगवाया गया था। यूपी में बीजेपी के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए आज भी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले रविवार को भी नामों पर मंथन के लिए देर रात तक बैठक चलती रही। यूपी में पार्टी के बाकी चरणों के उम्मीदवारों के नाम
फाइनल करने के लिए 25 जनवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। उत्तराखंड में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। देहरादून में सीएम भूपेश बघेल प्रदेश चुनाव से जुड़े कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही बघेल कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के साथ कैंपेन थीम उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम और व्हाट्सएप प्रोग्राम को भी लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत हैं और पार्टी फिलहाल उन्हीं के चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस में बगावती सुर उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बागी होकर संजय डोभाल और बीजेपी से बागी होकर जगबीर भंडारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल ने रविवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान संजय डोभाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार और पूर्व राज्य मंत्री जगबीर भंडारी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं। यूपी में केंद्रीय एजेंसियों की कुछ हफ्तों से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को फिर अंजाम दिया है। लखनऊ के रकाबगंज में सुपारी व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स के दर्जनों अफसरों की टीम ने कपड़े और सुपारी के कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर रेड की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई अहम दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, जिसकी जाँच आयकर विभाग के अधिकारी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि रेड में अभी तक क्या कुछ निकला है, इसको लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पंजाब में भड़काऊ बयान देने के आरोप में नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक मुस्तफा पर धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप है और इसके बाद उन पर मालेर कोटला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर मुस्तफा ने कहा है कि मैं एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं। दरअसल मुस्तफा हिंदुओं की जनसभा कराए जाने के अंजाम भुगतने की प्रशासन को धमकी देते हुए सुने जा रहे थे, जिसके बाद केस दर्ज हुआ है। लेकिन मुस्तफा ने दावा किया है कि सोशल मीडिया के प्रेशर में ऐसा किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। घटना रविवार शाम को बरूराज थाना इलाके की है। बदमाश पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी लूटने के इरादे से आए थे। बदमाश बाइक और गाड़ी में सवार होकर लूटपाट करने आए थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 3 अपराधियों को गोली लगी। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान करीब 50 राउंड फायर किए गए। सत्ता की हनक किस कदर हावी हो जाती है, इसकी बानगी बिहार के पश्चिम चंपारण में देखने को मिली है, जहां नीतीश सरकार में मंत्री नारायण साह के बेटे ने फायरिंग कर दी। आरोप है कि मंत्री के बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई उनके बेटे बबलू ने कर दी और जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो मंत्री के बेटे ने बच्चों के साथ मारपीट करते हुए हवाई फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने मिलकर मंत्री के बेटे और उनके कर्मियों को खदेड़ कर पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। गुस्सा इतना भड़क गया कि पिटाई के बाद मंत्री की गाड़ी में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ भी की है। झारखंड के चाईबासा में रविवार को जमकर हिंसा हुई। हिंसा करने वाले लोगों ने मुफस्सिल थाने का घेराव कर लिया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। हिंसा में शामिल ये लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। थाने का घेराव करने वाले इन लोगों के पास बड़ी मात्रा में असलाह और पारंपरिक हथियार थे। हिंसा के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। राजस्थान के अलवर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बानसूर में बल्लू बालास गैंग के बदमाशों ने एक युवक के हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बानसूर क्षेत्र के श्यामपुरा गांव के बताए जा रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक को किस कदर पीटा जा रहा है। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर दिया था, जिसके बाद बदमाशों ने उसे जमकर पीटा और फिर युवक जब बेहोश हो गया तो उसे छोड़कर फरार हो गए। बेंगलुरु में पुलिस ने एक बैंक रॉबरी की घटना का खुलासा किया है, जहां एक मैकेनिकल इंजीनियर ने कर्ज उतारने के लिए बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में करीब 35 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए युवक ने चाकू की नोक पर स्टेट बैंक से 85 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि 14 जनवरी को मदीवाला इलाके में एसबीआई की ब्रांच को बंद करते वक्त आरोपी ने बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम से 3,77,000 रुपए कैश और 1 किलो 800 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गया था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश की बैतूल से ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ डांस करते करते एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने चचेरे भाई के रिसेप्शन में डांस करते हुए नीचे गिर गया। उसका अंदाज देख रहे लोगों को लगा कि वो मस्ती कर रहा है। काफी देर तक इसी हालत में रहा तो उठाकर देखा, तब तक वो दम तोड़ चुका था। छत्तीसगढ़ में सरकारी रुपयों से खरीदे जा रहे अनाज को लेकर किस कदर लापरवाही बरती जा रही है, इसकी वानगी प्रदेश के कोरिया जिले में देखने को मिली, जहां खरीदी केंद्रों में रखा धान अंकुरित होने लगा है, लेकिन धान का उठाव नहीं हो रहा है। दरअसल कोरिया जिले में अधिकारियों की लापरवाही से पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से धान खरीदी केंद्रों में खरीदे गए धान अंकुरित होने लगे हैं। एक तरफ जहां सरकार धान खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही से सरकारी खजाने को चपत लग रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से राजधानी शिमला में बर्फ की चादर जम गई। पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिकारी देवी, कमरूनाग समेत ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। उधर उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल माने जाने वाला ओली पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। पिछले 3 दिनों से ओली में जमकर बर्फबारी हो रही है। बस्तियों में घरों की जगह सिर्फ सफेद चादर दिखाई दे रही है। प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। गणतंत्र दिवस पर हिंद की शौर्य गाथा। राजपथ पर 1971 युद्ध विजय का उत्सव। Dhaka is now the free capital of a free country. जब आसमान से उतरी थी पाकिस्तान की तबाही, सात 100 जवानों ने आसमान से लगाई थी छलांग। उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे डमी पैराड्रॉप्स किए ताकि दुश्मन को ये पता न चल सके कि किधर की तरफ हमारी फौजें बढ़ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा एयर ड्रॉप। भारतीय वायुसेना का सबसे साहसिक मिशन। दंगेल पराक्रम के 50 साल। और 73वां गणतंत्र दिवस बस कुछ ही दूर है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई है। राजपथ पर आज गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल कल किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार परेड में सैन्य लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे भव्य होगा। राजपथ से पूरा देश वायुसेना की शक्ति देखेगा। पहली बार 75 एयरक्राफ्ट नई दिल्ली के आसमान से गर्जना करेंगे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के भी 50 साल पूरे हो गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर 1971 युद्ध के दंगेल पराक्रम का भी प्रदर्शन होगा, जब वायुसेना के पैराट्रूपर्स आसमान से छलांग लगाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जनवरी को राजपथ पर सेना के जवान कुछ ऐसे ही आसमान से छलांग लगाएंगे और राजपथ पर मौजूदा हजारों और टीवी पर परेड देखने वाले करोड़ों दर्शकों को हैरान कर देंगे। गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहली बार पैराट्रूपर्स हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। राजपथ पर वायुसेना के विमानों से एक के बाद एक कई पैराट्रूपर्स हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ जंप करेंगे। एयर ड्रॉप के जरिए सेना के जवान 1971 युद्ध के दंगेल पराक्रम की झलक पूरे देश को दिखाएंगे। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में
1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत का जश्न दिखाने की तैयारी है और इसी युद्ध का स्वर्णिम पल है सेना का तंगैल पराक्रम। साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 की जंग में जब पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी पूर्वी पाकिस्तान के ढाका की रक्षा करने उत्तर से रवाना हुई थी, तब भारतीय सेना ने प्लान बनाया कि पाकिस्तान के सैनिकों को ढाका पहुंचने से हर हाल में रोकना होगा और इसके लिए ढाका से 70 किलोमीटर दूर तंगैल इलाके में बने पुल पर कब्जा करना होगा ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को तंगैल से आगे बढ़ने से रोका जा सके। जमीन के रास्ते तंगैल तक पहुंचने में वक्त लगता है, इसलिए सैनिकों को एयर ड्रॉप करने का फैसला लिया गया। इस मिशन के लिए पैराशूट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को जिम्मेदारी सौंपी गई। 11 दिसंबर 1971 शाम 4:30 बजे भारतीय वायुसेना के 52 विमानों की पूरी फ्लीट इस ऑपरेशन में शामिल हुई। वायुसेना के विमानों में सैनिकों को भरकर उन्हें तंगैल इलाके में एयर ड्रॉप किया गया। करीब 700 पैराट्रूपर्स हवा में जंपकर दुश्मन के इलाके में उतरे। लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह पन्नू की अगुवाई वाली बटालियन पूर्वी पाकिस्तान में उतरी। तंगैल के आसमान में ऐसा लग रहा था कि आसमान में सिर्फ पैराशूट ही पैराशूट था और कुछ नहीं दिख रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन था। 1971 से पहले इतने ज्यादा सैनिकों को आसमान से दुश्मन के इलाके में भेजने का काम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। पैरा कमांडो बटालियन को ड्रॉप करना था, जिसका मकसद था जमुना के ऊपर इम्पोर्टेंट ब्रिज जो पंगोली के ऊपर था उसको कैप्चर करना। अगर इसको हम कैप्चर कर पाते तो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ढाका की तरफ पाकिस्तानी ट्रूप्स जा रहे थे 93 ब्रिगेड उनकी, उसको कट ऑफ करना था और साथ ही साथ मराठा लाइट इन्फेंट्री जो ग्राउंड अटैक कर रही थी उनके साथ लिंकअप करना था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे डमी पैराड्रॉप्स किए ताकि दुश्मन को ये पता न चल सके कि किधर की तरफ हमारी फौजें बढ़ रही हैं। भारत के जाबाज पैराट्रूपर्स पूर्वी पाकिस्तान में उतरे। इसके बाद उन्होंने पुल की सुरक्षा में तैनात पाकिस्तानी डिफेंडर्स को मात देकर उस पुल पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना पुल पर पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी का इंतजार करने लगी। आधी रात के करीब पाकिस्तानी सैनिक जब वहां पहुंचे तो भारतीय सेना ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई बंदी बना लिए। भारत का मिशन तंगैल कामयाब रहा। 4:30 बजे ये एयर ड्रॉप हुआ। लोकल से बड़ा वेलकम किया। 7:30 बजे हमने हमला करके उस ब्रिज को कैप्चर कर लिया। उसी रात पाकिस्तान ने दोबारा हमला हमारे ऊपर किया उसको रिकैप्चर करने के लिए, लेकिन उनका हमला जो है बड़े विफल हो गया। ये ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे नॉर्थ साउथ मूवमेंट जो ढाका की तरफ हुई थी उसको हमने ब्लॉक कर दिया, जिससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सफलता मिली। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सेना ने आसमान से ऐसा प्रहार किया था जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। 1971 युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर में तंगैल एयर ड्रॉप की बड़ी भूमिका रही है। तंगैल के उसी मिशन को राजपथ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। परेड के दौरान तंगैल फॉर्मेशन का प्रदर्शन होगा। इसमें एक विंटेज डकोटा एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर विमानों को साथ दिखाया जाएगा। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार विमानों का प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा भव्य और पहले से भी ज्यादा रोमांचकारी होगा। 10-15 नहीं बल्कि 75 विमानों की गर्जना राजपथ के आकाश पर सुनाई देगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 विमानों को परेड में शामिल किया जाएगा। इसमें 5 रफाल लड़ाकू विमान, सुखोई लड़ाकू विमान, 17 जगुआर विमान, MiG-29 विमान, Mi-17 हेलीकॉप्टर, शिनूक हेलीकॉप्टर राजपथ पर सलामी देते हुए उड़ेंगे। 26 जनवरी को राजपथ पर आसमान में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि वहां बैठे लोगों की नजरें आसमान से हटेंगी नहीं और टीवी पर परेड देखने वाले दर्शकों का रोमांच भी हर पल देशभक्ति और जोश से बढ़ेगा। शिंजॉय चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
और 1971 युद्ध की जंग में पाकिस्तान को ऐसी हार मिली जिसे वो आज तक भूला नहीं है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान का पूर्वी इलाका नया देश बांग्लादेश बना। 71 के युद्ध में पाकिस्तान को मात देने में वैसे तो सेना के तीनों अंगों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था, लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत ने जीत हासिल करने की समय सीमा करने में बड़ी भूमिका अदा की थी। उन्नीस 1971 ही वो साल है जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूटा था और उसके 93,000 सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचारों से वहां की आम जनता बहुत त्रस्त थी। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से मुक्ति और अपनी भाषाई पहचान के लिए शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में मुक्ति वाहिनी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। पड़ोसी देश में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार से परेशान भारत को दखल देना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला, सिरसा, हलवाड़ा और आगरा के एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ धावा बोल दी। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की ताकत के आगे पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं नहीं टिक सकी। वहीं पश्चिम में भी पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने पहले ही 3-4 दिन के अंदर अंदर पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। मतलब हमने टोटल एयर सुपीरियरिटी गेन कर ली। वायुसेना के आक्रामक वार के बाद पाकिस्तान ने जमीनी मोर्चा खोल दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर टैंकों से धावा बोला, तो वहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के टैंकों की समाधियां बनाई। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।